डबल स्टार लगा लो इसके ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बायो सावर्ट्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब जो पोर्शन आगे का स्टार्ट हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है इस चैप्टर में। इससे पहले हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था, अब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हमको ये स्टडी करना है कि अगर हमें कोई भी करंट कैरिंग वायर दे रखा है तो उसके चारों तरफ कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, या कोई भी करंट कैरिंग कॉइल आपको दे रखी है, कोई सर्कुलर कॉइल है तो उसके आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये हमको कैलकुलेट करके देखना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं बायो सावर्ट्स लॉ। अब बायो सावर्ट्स लॉ क्या है, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा केस लेते हैं। मान लो कि ये कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। अब ये जो वायर है इसके ऊपर हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट को हम करंट एलिमेंट बोलेंगे, और जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक एरो का सिंबल लगा दिया तो इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, करंट एलिमेंट। हमने इस वायर के ऊपर छोटा सा एक लेंथ का एलिमेंट लिया और उसके बाद में जिस डायरेक्शन में उसमें करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में इसके ऊपर एरो का सिंबल लगा दिया। तो जब भी ये वर्ड यूज होगा करंट एलिमेंट तो आपको समझ जाना है कि वायर के ऊपर एक छोटा सा लेंथ का एक एलिमेंट कंसिडर किया जा रहा है और जो करंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन मानी जा रही है, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, करंट एलिमेंट। ये जो करंट एलिमेंट है इसके सेंटर से, ये इसका सेंटर मान लो, सेंटर से आर दूरी के ऊपर ये कोई पॉइंट है P, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो है मान लो dB। इसको dB क्यों लिखा, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होगा वो भी स्मॉल ही होगा, इसलिए उसको dB लिखेंगे। और जो करंट की डायरेक्शन है और जिस डायरेक्शन में पॉइंट है उनके बीच का एंगल है थीटा। आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि एलिमेंट के सेंटर से अगर इस पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ किया जाए और इस वेक्टर का नाम रख दिया जाए आर वेक्टर, तो इसको बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर। इस आर को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये एलिमेंट के सेंटर के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है हमको कि पॉइंट कितना दूर है और कौन सी डायरेक्शन में है। तो इस आर वेक्टर को तो हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे आपको देखो क्या क्या चीजें पता है, वापस से एक बार बता देता हूँ। आपको एक करंट एलिमेंट दे रखा है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और इससे थीटा एंगल के ऊपर आर डिस्टेंस के ऊपर ये कोई पॉइंट है P, जहां पे आपको इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसको बताने के लिए हम बायो सावर्ट्स लॉ यूज करेंगे। अब बायो सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है उसको ध्यान से समझो। इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा उनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला बनाएंगे, उसी को हम बायो सावर्ट्स लॉ बोलेंगे बाद में। देखो सबसे पहले तो ये बताओ कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इस करंट आई की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अगर करंट ज्यादा होगा वायर में तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा आएगा, और अगर इस वायर में करंट ही कम है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कम होगा। तो आप एक चीज बोल सकते हो कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है dB वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट जितना ज्यादा होगा वायर में उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, ये जो एलिमेंट है इसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा। एक तो एलिमेंट बिल्कुल छोटा सा हो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं हम, और एक बड़ा एलिमेंट हो, ये डीएल एलिमेंट जो है ना इसकी लेंथ ज्यादा हो तो उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, ज्यादा आएगा। मतलब एलिमेंट की जो लेंथ है वो भी यहाँ पे मैटर कर रही है कि कितनी लेंथ का आपने एलिमेंट लिया है। अगर एलिमेंट की लेंथ छोटी है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगा, एलिमेंट की लेंथ ज्यादा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि एलिमेंट की लेंथ कितनी है, मतलब इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तीसरी चीज, ये जो डिस्टेंस r है इसके ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा। भाई आप सोचो कि ये जो करंट एलिमेंट है इससे मैं डिस्टेंस अगर ज्यादा लेता, एंगल तो सेम ही रख लेते मान लो, लेकिन ये डिस्टेंस अगर ज्यादा होती तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कम मिलता वहां पे, क्योंकि जितना आप वायर से दूर होते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होता जाएगा। कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है ना उसके पास में उसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, और जितना दूर होते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये क्या चीज है, जो भी चीज डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसके लिए बोला जाता है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चार्ज है उससे r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/r²।
तो वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड, वो भी क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। कोई भी मास m है, उससे r डिस्टेंस पे अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है gm/r²। तो वो भी क्या होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसी कोई भी चीज जो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² बोला जा सकता है ना। जो भी चीज डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके लिए हम ये टर्म यूज करेंगे कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक चीज और बच गई यहाँ पे, और वो है ये एंगल थीटा। अब एंगल थीटा के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिपेंड करेगा वो समझो। मान लो कि ये वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे सर्कल्स की फॉर्म में होगा। आपको बताया था कि वायर में जैसे करंट फ्लो करते हैं तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो कौन से प्लेन में होगा, वो इस वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, ऐसे सर्कल्स की फॉर्म में। तो वायर के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सारा का सारा कहां पे है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है। वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, वायर के अलोंग, है ना, अलोंग ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। वायर के ऊपर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड वायर के जस्ट बाहर से स्टार्ट होगा और ऐसे इनफाइनाइट तक होगा, दूरी के साथ में घटता जाएगा। तो वायर के अलोंग कोई मैग्नेटिक फील्ड है क्या, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, नहीं। वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप एक चीज सोचो कि अगर ये पॉइंट इस वायर के या करंट एलिमेंट के एकदम परपेंडिकुलर होता, यहाँ पे r डिस्टेंस पे होता और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता, तो उस कंडीशन में आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता, क्योंकि वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में ही इसका मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर ये पॉइंट इस वायर के ऊपर कहीं पे होता, मान लो यहाँ पे होता, तो ये जो r वेक्टर अभी इधर ड्रॉ किया है ये इधर ऊपर की तरफ ड्रॉ करना पड़ता। dl एलिमेंट की डायरेक्शन और r वेक्टर की डायरेक्शन फिर क्या हो जाती, सेम, और उस कंडीशन में एंगल थीटा क्या हो जाता, 0 डिग्री हो जाता। ऐसे ही अगर ये पॉइंट नीचे वाली साइड में होता वायर के ऊपर, तो r वेक्टर नीचे की तरफ होता, करंट एलिमेंट में करंट ऊपर जा रहा होता, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती, एक दूसरे के अपोजिट हो जाती, और अपोजिट हो जाती तो एंगल क्या होता है इनके बीच में, 180 डिग्री होता। अब थीटा 0 या 180 डिग्री है तब तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अगर पॉइंट यहाँ पे है ऊपर वाली साइड में तो थीटा 0 डिग्री होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है dB वो मिलेगा आपको 0। और अगर पॉइंट नीचे वाली साइड में होगा, r वेक्टर नीचे की तरफ है, तो थीटा होगा 180 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा तब भी 0। लेकिन जब थीटा 90 डिग्री होगा, जब इस करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर ये पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा, मान लो इस करंट एलिमेंट के एकदम परपेंडिकुलर, तो जब थीटा 90 डिग्री होगा उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा होगा। इधर लिख देता हूं इसको, थीटा जब 90 डिग्री होता है तो मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। आई बात समझ में। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो इसको एक्सप्लेन कर सकता है या सेटिस्फाई कर सकता है, 0 या 180 डिग्री पे उस फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए 0 और 90 डिग्री पे आनी चाहिए मैक्सिमम। तो साइन कोस टेन में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो 0 पे यानी 0 180 डिग्री पे 0 होता है और 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, साइन फंक्शन होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड थीटा के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, ये साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। ये कैसे पता चला, साइन थीटा क्यों लिखा हमने, क्योंकि जब थीटा 0 या 180 है तब तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा है, और जब थीटा 90 है तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आ रहा है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग देखना है। तो साइन फंक्शन इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है, इसलिए मैंने साइन थीटा लिया है यहाँ पे। अब ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट हैं इनको कंबाइन करके लिखो। कंबाइन करोगे तो ये बनेगा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन में r²। और जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया जाता है तो इसकी जगह क्या आता है, हमेशा इसकी जगह एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा जो होता है μ0 अपॉन 4 पाई। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा, r² आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड का। कितना आसान है देखो। ये जो μ0 अपॉन 4 पाई है इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। इसको मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी, 10⁻⁻⁷। ये वैल्यू आपको याद रखनी है।
अच्छा, ये जो फॉर्मूला है इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो इसको लिखना पड़ेगा db वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब क्योंकि फॉर्मूले में साइन थीटा आ रहा है, और साइन थीटा कब आता है, जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है। देखो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब तो आएगा कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको लिखना है। अच्छा, ये थीटा कौन से दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, एक तो डीएल एलिमेंट इसका और आर वेक्टर, इनके बीच का एंगल है। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर इनके बीच का एंगल है थीटा। तो इसको लिखना पड़ेगा डीएल वेक्टर क्रॉस आर केप। आर केप यहां पे यूनिट वेक्टर ले रहा हूं मैं। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्यों लिया, क्योंकि देखो ऊपर आर वाली कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पे। अगर आर होता तो मैं डीएल क्रॉस आर लिख देता, तो इसलिए मुझे आर केप लेना पड़ा, क्योंकि आर केप क्या है, यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। कोई भी यूनिट वेक्टर होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा डीएल क्रॉस आर केप को, तो ये आएगा डीएल इंटू 1 इंटू साइन थीटा। तो डीएल साइन थीटा आ गया ना वापस ऊपर, ये आना चाहिए था। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। अगर आपको थीटा दे रखा हो तब तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और अगर थीटा नहीं दे रखा और डीएल और आर केप इनकी डायरेक्शन वगैरह बता रखी है तो उसके अकॉर्डिंग वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मोस्टली तो ये फॉर्मूला काम आएगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो इससे हम डायरेक्शन जरूर पता कर सकते हैं, बाकी कैलकुलेशंस वगैरह में तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही हमको यूज करना है। अच्छा, डायरेक्शन कैसे पता करोगे मैग्नेटिक फील्ड की, जैसे इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, उसको वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो इस बायो सावर्ट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में जैसे हमने लिखा हुआ ना, इसको देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर केप अपॉन आर स्क्वायर। तो जो डीएल क्रॉस आर केप की डायरेक्शन होगी वही आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है। आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, इधर है। आर केप भी इसी के अलोंग होगा। तो डीएल और आर आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो रूल क्या बताया था, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को सीधा रखना है और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना है। थंब आपको रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा जो उनके क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा। राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं इसको। डीएल ऊपर है, आर इधर है, तो डीएल से आर की तरफ जाना है। देखो डीएल की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को रखना है और आर की डायरेक्शन में डीएल से आर की तरफ हमको राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना है। थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्रॉस का सिंबल किसके लिए होता है, इनवर्ड डायरेक्शन बताने के लिए होता है। डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन ऊपर, आर इधर, तो क्या करना पड़ेगा, हाथ को ऊपर रखना पड़ेगा और इधर घुमाना पड़ेगा। डीएल से आर की तरफ फिंगर्स घूमनी चाहिए। तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। आया क्या समझ में। तो इस तरीके से इनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। सिंपल तरीके से भी पता कर सकते हो। आपको पता है कि एक वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन में हम थंब को कर लेते हैं। तो फिंगर जिस डायरेक्शन में इनवर्ड जाती हैं उस साइड में तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जिस साइड से आउटवर्ड आएंगी, बाहर की तरफ आएंगी घूम के, उधर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा, इधर इनवर्ड इधर आउटवर्ड। इधर तो इनवर्ड है यानी कि क्रॉस का सिंबल बना दो, इधर आउटवर्ड है इसका मतलब डॉट का सिंबल। तो इससे भी पता कर सकते हो, वायर में करंट ऊपर है तो करंट की डायरेक्शन में थंब कर लो, फिंगर्स इधर इनवर्ड जा रही है, मतलब इस पूरे रीजन में पॉइंट कहीं भी हो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही आएगा और इधर वाले पार्ट पे आउटवर्ड आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप पता कर सकते हो। मतलब ये वाला रूल ज्यादा इजी पड़ेगा, कौन सा वाला, राइट हैंड थंब रूल। ये जो बायो सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे ना, इसमें तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो आसानी से पता करना हो डायरेक्शन तो क्या करोगे, करंट की डायरेक्शन में थंब कर लो, फिंगर्स कैसे घूम रही है वो देख लो भाई। जैसे करंट ऊपर है तो इधर थंब को ऊपर की तरफ किया तो इधर तो इनवर्ड जा रही है, तो इस वाले रीजन में होगा इनवर्ड, और ऐसे घूम के ये आउटवर्ड आएंगे तो इधर वाले रीजन में होगा आउटवर्ड। ऐसे चेक करना। आप आया समझ में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर कंपैरिजन बिटवीन बायो सावर्ट्स लॉ एंड कूलॉम्स लॉ। अब हम कूलॉम्स लॉ और बायो सावर्ट्स लॉ इनमें कंपैरिजन करेंगे। जैसे बायो सावर्ट्स लॉ हम यूज करते हैं किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। जैसे ये कोई करंट एलिमेंट है डीएल लेंथ का, जो करंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। एलिमेंट के सेंटर से आर दूरी के ऊपर ये कोई पॉइंट है जहां पे हम
थीटा एंगल के ऊपर इस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं जिसको हम लिखेंगे डीबी। और अभी हमने फाइंड किया था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही थी इस पॉइंट के ऊपर, तो करंट ऊपर की तरफ है तो थंब को ऊपर किया, फिंगर्स इधर इनवर्ट जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा इनवर्ट डायरेक्शन में। और एलिमेंट के सेंटर से इस पॉइंट की तरफ जो वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, वायर में करंट है मान लो आई, तो इसके लिए जो फॉर्मूला अपने पास निकल के आया था मैग्नेटिक फील्ड का वही आया था, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में इसको क्या लिखोगे, इसको लिखना पड़ेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस आर केप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये जो यूनिट वेक्टर है ये आप जानते हो ना क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर हो उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आपको उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, कोई भी वेक्टर हो। अब कूलम्ब्स लॉ हम यूज करते हैं जब हम दो चार्जेस के बीच का फोर्स कैलकुलेट करते हैं या फिर किसी भी चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये कोई चार्ज है और इससे मुझे आर दूरी के ऊपर ये कोई पॉइंट पी दे रखा है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। के यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला हम इसके लिए यूज करते हैं। अब आपको इन दोनों फॉर्मूलों के अंदर, ये तो बायो-सावर्ट्स लॉ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला है, आपको इन दोनों फॉर्मूलों में पहले सिमिलरिटी बतानी है कि क्या आपको सिमिलरिटी नजर आ रही है या इन दोनों लॉ के अंदर क्या आपको सिमिलरिटी नजर आ रही है, और फिर हम डिसिमिलरिटी भी देखेंगे। पहले तो सिमिलरिटी बता दो दोनों लॉ के अंदर कि क्या चीजें आपको सेम आपको दिखाई दे रही है। दोनों ही डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, चाहे बायो-सावर्ट्स लॉ हो चाहे कूलम्ब्स लॉ हो जिससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है, ये दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। पहली सिमिलरिटी आ गई, वो देख के पता चल रहा है फॉर्मूला। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि बायो-सावर्ट्स लॉ हो चाहे कूलम्ब्स लॉ हो जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, ये दोनों ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ये क्या चीज होती है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है जैसे बहुत सारे चार्जेस आपके पास हैं और किसी एक पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो आप अलग अलग चार्जेस का उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लो पहले तो, और उसके बाद में उनका वेक्टर एडिशन कर दो, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका हम काम में लेते हैं। बायो-सावर्ट्स लॉ के अंदर भी आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपको बहुत सारे अलग अलग वायर्स दे रखे हैं जिनमें करंट फ्लो हो रहा है और उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो किसी पॉइंट के ऊपर अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो क्या करोगे, अलग अलग वायर का मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करोगे, फिर उनका वेक्टर एडिशन करके टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लोगे। तो इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो दोनों ही लॉ इसको फॉलो करते हैं। मतलब चाहे कूलम्ब्स लॉ हो चाहे बायो-सावर्ट्स लॉ हो, दोनों ही इस चीज को फॉलो करेंगे। ये चीज समझ में आई क्या? ठीक है, अब डिसिमिलरिटी की बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या क्या है, देख के बताओ कोई डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों के अंदर? आपको देखो इनमें डिफरेंस क्या नजर आएगा, कोई भी चार्ज हो उससे जब हम आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं तो आर डिस्टेंस पे चाहे आप इधर चले जाओ इधर चले जाओ इधर चले जाओ ऊपर चले जाओ नीचे चले जाओ, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर ही आएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में ऐसा नहीं है, कोई भी करंट एलिमेंट है उससे 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड अलग आएगा, 30 डिग्री एंगल पे अलग आएगा, 60 डिग्री पे अलग आएगा और 0 डिग्री पे अलग आएगा, 180 डिग्री पे अलग आएगा। मतलब थीटा के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है, ये इनमें डिफरेंस है। ठीक है, एक डिफरेंस ये भी बता सकते हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसी प्लेन में है जिस प्लेन में पॉइंट और चार्ज है, चार्ज और पॉइंट जिस प्लेन में है उसी प्लेन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता, लेकिन होता उसी प्लेन में जिस प्लेन में पॉइंट और चार्ज है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आया, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड, यानी कि जिस प्लेन में पॉइंट और करंट एलिमेंट है मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आ रहा है। आया समझ में? तो ये इनमें डिफरेंस हो गया। और क्या डिफरेंस आप बता सकते हो, एक डिफरेंस ये भी बता सकते हो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला सोर्स है वो है चार्ज, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला सोर्स कौन है, करंट एलिमेंट, जिसको हमने क्या माना है, वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर किया है, जिसकी डायरेक्शन क्या मानी जाती है, करंट की डायरेक्शन के अलोंग। आया समझ में?
तो इस तरीके से इनमें आप डिफरेंस बता सकते हो। ये इनमें कुछ डिफरेंस हो गए, याद रखने हैं ये। एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है एन एलिमेंट डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एक्स आई के इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ड्यू टू दिस एलिमेंट डेल्टा एक्स इक्वल टू डब्ल्यू सेंटीमीटर। ये जो डेल्टा एल लेंथ का एलिमेंट था जो डेल्टा एक्स के बराबर था, इसने आगे बोला है कि ये डेल्टा एक्स किसके बराबर है, डब्ल्यू सेंटीमीटर के बराबर है। गिव ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड। आपको बता रखा है कि एक करंट एलिमेंट अपने पास है, ये है अपना करंट एलिमेंट और इसको लिखा हुआ है डेल्टा एल इक्वल्स टू डेल्टा एक्स आई केप। ये आई केप क्या है, ये है यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के लोग। और ये क्या चीज शो कर रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है कि करंट एलिमेंट की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लोग है। अब आपको ये तो पता ही है कि करंट एलिमेंट में जो करंट की डायरेक्शन होती है वही आपको करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कंसिडर करनी होती है। यानी कि इस करंट एलिमेंट में करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा होगा, बोलो। जो करंट की डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आई केप आ रहा है। आई केप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के अलोंग किसी भी चीज की डायरेक्शन को बताता है। तो ये जो करंट एलिमेंट है इसमें करंट एक्स एक्सिस के अलोंग कंसिडर करना है। ठीक है जी। अब आपको पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये है पी पॉइंट और पी पॉइंट की जो दूरी है वो है 1 मीटर। एलिमेंट के सेंटर से कितना दूर है, 1 मीटर डिस्टेंस पे है, क्वेश्चन में बता रखा है। और इस एलिमेंट में जो करंट जा रहा है वो कितना है, 2 एम्पियर के बराबर है। ये भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको पी पॉइंट पे दो चीज बतानी है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा और कितना होगा, दो चीज हम कैलकुलेट करके बताएंगे। बिल्कुल आसान है। देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है उसके लिए हम लॉ यूज करते हैं बायो-सावर्ट्स लॉ। और बायो-सावर्ट्स लॉ ये बोलता है कि करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। करंट कितना बता रखा है, 2 एम्पियर। डीएल मतलब लेंथ ऑफ द एलिमेंट, यहाँ पे लेंथ ऑफ द एलिमेंट क्या बता रखी है, डेल्टा एल। और डेल्टा एल के इसने बोला कि डेल्टा एक्स आई केप के बराबर है। आई केप तो डायरेक्शन बताने के लिए है। फिर इसने आगे एक और चीज बोली कि डेल्टा एक्स डब्ल्यू सेंटीमीटर के बराबर है। यानी कि डेल्टा एक्स को हम क्या लिख देंगे, डब्ल्यू सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके पुट करना पड़ेगा जब भी आप कैलकुलेशन करते हो। तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर में चेंज कर लिया इनटू आई केप। अब यहाँ पे ये जो डीएल एलिमेंट है इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, W इंटू 10⁻⁻²। डायरेक्शन बताने के लिए आई केप है, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो ये आएगा W इंटू 10⁻⁻² लिखना पड़ेगा इंटू साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, आर वेक्टर और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन के बीच का एंगल है। ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है, इधर आर वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि एलिमेंट के सेंटर से पॉइंट की तरफ जो वेक्टर ड्रॉ किया जाता है ना उसको हम बोलते हैं आर वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर। ये है अपना आर वेक्टर, ऊपर की तरफ होगा। करंट एलिमेंट में करंट इधर जा रहा है, आर वेक्टर ऊपर है। बताओ इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो थीटा आपको 90 डिग्री पुट करना है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस आपको 1 मीटर दे रखी है तो 1 का स्क्वायर कर दो। सॉल्व कर लो इसको, तो ये आएगा 2W और इंटू 10 की पावर कितना बन जाएगा, ये माइनस का 9 बन जाएगा। साइन 90 तो 1 हो गया ना। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा, स्मॉल एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना इस पी पॉइंट पे वो इतना मिलेगा आपको। डब्ल्यू की वैल्यू गिवन नहीं है, अगर होती तो हम पुट करके सॉल्व कर देते इसको। एक चीज और पूछी है इसने कि पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन भी बताओ। तो इसके लिए सिंपल राइट हैंड थंब रूल यूज कर लो। क्या करना है, जिस डायरेक्शन में करंट एलिमेंट में करंट है उस डायरेक्शन में आपको राइट हैंड थंब को रखना है और फिंगर्स के घूमने की डायरेक्शन देखनी है। और जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है उधर देखना है कि फिंगर्स कैसे आ रही है, घूम के आउटवर्ड आ रही है, इनवर्ड जा रही है। जैसे यहाँ पे करंट एलिमेंट में करंट इधर है तो थंब को इधर कर लो, तो नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें देखो करंट, ये फिंगर्स इनवर्ड जाएंगी और ऐसे ऊपर वाले पोर्शन में घूम के आउटवर्ड आएंगी, इधर से आउटवर्ड आएंगी। समझ रहे हो क्या, इधर तो इनवर्ड और इस वायर के पीछे से ऐसे घूमते हुए ऊपर से आउटवर्ड आएंगी, ऐसे तो होगा ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किधर होगा,
आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, डॉट के सिंबल से इसको बता सकते हो। लेकिन जब भी आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दे दे तो आपको उसी के रेस्पेक्ट में बताना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी चीज है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ पे आउटवर्ड की बजाय हम जेड एक्सिस के अलोंग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये आउटवर्ड क्या होगा, जेड एक्सिस होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा इस पॉइंट के ऊपर, आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग आएगा। तो अगर आप ये लिखते हो ना अलोंग द जेड एक्सिस, तो वो ज्यादा बेटर आंसर माना जाएगा, अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है, अगर ये एक्स वाई जेड नहीं बताता तो मैं आउटवर्ड बताता कि आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन जब इसने एक्स वाई जेड बताया है तो उसी के रेस्पेक्ट में बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो मतलब जेड एक्सिस के अलोंग है, ऐसे बताना आपको। आया समझ में? ये जो म्यू नॉट लिखा हुआ 4 पाई तो समझ में आता है, ये म्यू नॉट क्या चीज होती है? देखो म्यू नॉट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट म्यू नॉट है इसका मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या चीज है? जैसे कोई भी मटेरियल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड जब उसको क्रॉस करने की कोशिश करता है उस मटेरियल को, तो कितना इजीली उसको क्रॉस करके उसके आर पार मैग्नेटिक फील्ड उससे बाहर निकल पाता है, उस चीज को बताने के लिए टर्म होती है। जिस मटेरियल से इजीली मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर पाता है उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा होती है, और जिस मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड इजीली क्रॉस नहीं कर पाता हम बोलते हैं इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कम है। म्यू नॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। वैक्यूम की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो म्यू नॉट से डिनोट की जाती है। और इसके अलावा नेचर में जितने भी मटेरियल्स हैं, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, कोई भी चीज हो, स्टील वगैरह कुछ भी, तो उनके लिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। बस म्यू नॉट की वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किसके बराबर है, 10 की पावर -7। तो म्यू नॉट किसके बराबर होगा, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू है। अगर इसके अलावा कोई भी मटेरियल आपको दे रखा हो, कोई भी मीडियम आपको दे रखा हो ना, तो उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी डिफरेंट होगी। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L इज बेंट इनटू ए सेमी सर्कुलर लूप, use Biot-Savart's law to deduce an expression for the magnetic field at its center due to the current I passing through it। ये बोल रहा है कि एक वायर है हमारे पास जिसकी लेंथ कितनी है, L है। इसको हमने एक सेमी सर्कल की फॉर्म में ऐसे बेंड कर दिया। कैसे बेंड किया इसको, एक सेमी सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया। ये सेमी सर्कल का सेंटर है जिसको O मान लेते हैं। अब इसमें करंट फ्लो किया। जैसे इस सेमी सर्कल में करंट फ्लो किया जाएगा तो सेंटर O के ऊपर कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। आपको पूछा जा रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और उसके लिए आपको बायो-सावर्ट्स लॉ यूज करना है। एक L लेंथ का वायर है, उसको सेमी सर्कल की फॉर्म में बेंड किया, और उसके बाद में सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है जब उसमें करंट I पास किया जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप बायो-सावर्ट्स लॉ यूज करोगे तो आपको एक काम करना पड़ेगा, उस वायर के ऊपर जिसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एक आपको स्मॉल करंट एलिमेंट एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करना पड़ेगा, एक करंट एलिमेंट। ये जो सेमी सर्कल है, सपोज करो इसकी रेडियस है r, मान लो कि ये सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस है r, और अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेना है। तो हम क्या करेंगे, वायर के ऊपर कहीं भी हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे। सपोज करो मैंने एक स्मॉल करंट एलिमेंट यहाँ पे एज्यूम कर लिया, और इसकी डायरेक्शन वही मानी जाएगी जो करंट की डायरेक्शन है। उसके बाद में आपको सेकंड स्टेप में एलिमेंट के सेंटर से, ये एलिमेंट है DL है ना, इसको करंट एलिमेंट बोलेंगे। अब इस एलिमेंट के सेंटर से उस पॉइंट की तरफ जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, उसकी तरफ एक पोजीशन वेक्टर R ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया अपना पोजीशन वेक्टर R। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में ये करना है कि ये जो DL एलिमेंट की डायरेक्शन है और ये जो पोजीशन वेक्टर R है, इनके बीच का एंगल देखना है। तो आपको याद रखना है कि जो रेडियस होती है वो हमेशा सर्कमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो ये एंगल जो यहाँ पे बनेगा ना, ये 90 डिग्री बनेगा, यानी कि थीटा कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री है। तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री अपने पास आ गया। अब सीधा बायो-सावर्ट्स लॉ अप्लाई कर दो। बायो-सावर्ट्स लॉ ये बोलता है कि किसी भी स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा। थीटा यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई R²। ये होता है बायो-सावर्ट्स लॉ। अब ये तो एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपने पास आया। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं यहां से लेके यहां तक,
तो हर एक जो स्मॉल एलिमेंट होगा डीएल 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 लेंथ का, उन सबका मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है और सेंटर पे फिर वो जिस भी डायरेक्शन में आएंगे उनका टोटल करना है। तो ऐसे छोटे छोटे कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं इसके ऊपर, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं। और इनफाइनाइट चीजों के एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब आपको करना है इंटीग्रेशन किसका, डीबी का। समझ में आया क्या? डीबी की ये वैल्यू पुट कर दो इसमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 कितना हो गया 1। जो कॉन्स्टेंट्स है उनको अलग कर दो, जैसे यहाँ पे म्यू नॉट आई 4 पाई और आर स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि एलिमेंट चाहे आप सेमी सर्कुलर लूप पे कहीं भी ले लो, उसकी सेंटर से जो दूरी आएगी चारों तरफ वो आर ही आएगी। तो आर यहाँ पे कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में सिर्फ डीएल बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, अब जैसे ये छोटा सा एलिमेंट लिया है इसको हमने डीएल बोला है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे सेमी सर्कुलर लूप के ऊपर, सबका आपको टोटल करना है। तो सबकी टोटल मिला के लेंथ किसके बराबर आएगी, इस वायर की लेंथ एल के बराबर आएगी, क्योंकि एल लेंथ का वायर है उसी को बेंड किया हुआ है। इसका मतलब b इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इनटू एल। ठीक है। अच्छा ये जो आर है ये हमको गिवन नहीं था क्वेश्चन में, आर ये वाली डिस्टेंस है, तो ये वाली जो रेडियस है इस सेमी सर्कल की ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी और यहाँ पुट करनी पड़ेगी। जो वायर है वो एल लेंथ का है जिसको हमने सेमी सर्कल की फॉर्म में बेंड किया हुआ है। ये जो सेमी सर्कल की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ये किसके बराबर होगी, पाई आर के बराबर होगी, क्योंकि अगर ये पूरा एक सर्कल होता तो टोटल लेंथ कितनी होती 2 पाई आर, ये तो आधा ही सर्कल है, इसका मतलब ये पाई आर के बराबर है, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और ये एल के बराबर होना चाहिए क्योंकि एल लेंथ के वायर को ऐसे बेंड किया है। तो ये जो पाई आर अपने पास होगा ये एल के बराबर आएगा, तो आर इक्वल्स टू क्या आ गया, एल अपॉन पाई आ गया। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, सॉल्व कर दो इसको, जैसे म्यू नॉट आई इंटू एल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, एल अपॉन पाई, और उसका स्क्वायर भी करना है। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई, अब देखो एक पाई तो कैंसिल हो जाएगा, एक पाई ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और एल से एक एल कैंसिल होके 4L, ये अपना फाइनल आंसर बना। आया समझ में? तो जो सेमी सर्कुलर लूप है उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से कितना आएगा, म्यू नॉट आई पाई अपॉन 4L के बराबर आएगा।